वेलकम बैक क्लास 6। पिछले वीडियो में हमने हमारे साइंस बुक के चैप्टर 10 एनिमल्स एंड देयर मूवमेंट को शुरू किया था और हमने इसमें काफ़ी सारी बातें पढ़ भी ली थी। और नेक्स्ट हम आज शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक बर्ड्स के साथ। तो बर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ चलिए और शुरू करते हैं। बर्ड्स। Visit a park, farm, or zoo with your teacher. Observe the movement of these birds. Pigeon, sparrow, myna, swan, and goose. Birds are adapted to fly in the air and walk on the ground. Some water birds like ducks and swans swim in water. Birds are well suited for flying because of the following reason. आपने बर्ड्स ज़रूर अपने आसपास देखे होंगे या आप किसी पार्क में या खेत में जाकर इन बर्ड्स को देखे होंगे, जैसे कि कबूतर है, गौरैया है, मैना है, हंस है, बतख है। इनके मूवमेंट को भी आपने काफ़ी करीब से देखा होगा। तो अगर आपने देखे हैं तो आप ज़रूर देखे होंगे कि पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ने और ज़मीन पर चलने दोनों के लिए ही वो अनुकूलित होते हैं। यानी वो जितनी अच्छी तरह हवा में उड़ सकते हैं वो ज़मीन पर भी चल सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं। उन्हें हम एक्वेटिक बर्ड्स भी कह सकते हैं या जिसे हम जल पक्षी भी कह सकते हैं, जैसे कि हंस होता है, बतख होते हैं। तो ये क्या कहाँ होते हैं? ये पानी में, तालाब में तैरते होते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो कि पक्षियों को हवा में उड़ने के लिए उन्हें उपयुक्त बनाते हैं। वो कौन सी खास बातें हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले, दे हैव ए बोट शेप्ड बॉडी दैट ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ एयर। इनके जो नाव के आकार का शरीर होता है वो हवा को न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करता है, जो उसको उड़ने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है, देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो। उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। तो उनकी हड्डियां जो होती हैं वो बहुत ही हल्की भी होती हैं और खोखली भी होती हैं और वो उन्हें हेल्प करती हैं उड़ने के लिए। थर्ड में देखिए, द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स के, यानी कि उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। देयर फेदर्स हेल्प इन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ विंग। और उनके पंख, उनके जो डैने हैं, उनके जो डैनों की जो संरचना है उनको, उनके जो हल्के पंख होते हैं उनको बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, देयर टेल्स हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन इन द एयर वाइल फ्लाइंग। जब ये उड़ते हैं तो जो उनके पूंछ होते हैं वो उड़ते समय हवा में दिशा बदलने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन एंड स्पेशल मसल्स ऑफ फ्लाइट यूजेस टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। नेक्स्ट है कि उनके जो ब्रेस्ट बोन होते हैं उनको उड़ने में मदद करने के लिए विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के जो उनके पास मांसपेशियां होती हैं ब्रेस्ट बोन के ठीक साथ में ही होती हैं, और वो उनकी जो मांसपेशियां ये वाली होती हैं वो उनके डैनों को, उनके जो पंख होते हैं उनको ऊपर नीचे करने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। दे फीड एंड लुक आफ्टर देयर बेबीज। The bones of the hind limbs are typical for walking and perching off branches of trees. Water birds have webbed feet to help them in swimming. They have beaks to obtain their food. Feathers on the bodies of birds keep their bodies safe from continuous change in outside temperature. तो यहाँ पे देखिए, जो पक्षी होते हैं ये घोंसला बनाते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं, और वे वहाँ पे अपने बच्चों को खिलाते भी हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। जो उनके हिंड लिम्स होते हैं, यानी कि जो उनके पैर होते हैं, वो अनुकूलित होते हैं पेड़ों की शाखाओं पर बैठने के लिए भी और चलने के लिए भी। तो यहाँ कुछ जो जल पक्षी होते हैं, तो पानी में रहने वाले जो पक्षी होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं, यानी जालीदार होते हैं, जो उन्हें पानी में तैरने में उनकी मदद करते हैं।
उनके पास चोंच होते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं, और पक्षियों के शरीर पर जो पंख लगे होते हैं वो उनकी बॉडी को सेफ रखते हैं। उनकी बॉडी को बाहर के तापमान में निरंतर जो परिवर्तन होते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, तो उस परिवर्तन से उनकी बॉडी को वो पंख उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशेस के बारे में, यानी मछलियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मछलियों के मूवमेंट को यहाँ शो किया गया है। आइए हम यहाँ मछलियों के जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट है, वो किस तरह से होती हैं यहाँ पे जानते हैं। Fish have a streamlined body shape which offers a minimum resistance to the water to move forward, change direction, brake or stop and balance. The body of a fish is covered with scales that overlap one another with the free and pointing backwards. The movement of fish in water is due to the action of the muscles on the both sides of the backbone and the action of its fins during swimming. The tail is swept from side to side to bend the body on either side and alternately and produce a thrust that propels the fish forward. The sweeping of the tail is due to the contraction and relaxation of the muscles on either side of the backbone. तो यहाँ पे फिशेस के लोकोमोशन के बारे में हम जानेंगे। तो जो मछलियाँ होती हैं, आप जानते ही हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि दोनों छोर पर बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, या यूँ हम कह लें कि बिल्कुल पतले होते हैं, और बीच की जो उनकी बॉडी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे कि नाव की शेप होती है। तो मछली का शरीर हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित आकार का होता है, जो उन्हें पानी में रहने के लिए, पानी में तैरने के लिए उन्हें अनुकूलित बनाता है, और वो उन्हें पानी में आगे बढ़ने में तथा दिशा बदलने में, रुकने में, संतुलन बनाए रखने में उनको मदद करता है। साथ ही पानी में जो न्यूनतम प्रतिरोध है वो उसे प्रदान करता है, ताकि मछलियाँ आगे की तरफ बढ़ सकें। मछली का शरीर स्केल्स से ढका होता है। स्केल्स यानी कि उनके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्केल्स लगे होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और ये जो स्केल्स है इनकी, ये इनकी पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहता है, और ये एक सिरे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, यानी मछली के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इनके एंड पॉइंट तक पूरी तरह से इनको कवर किए हुए रहता है। पानी में मछली की गति रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर की जो मसल्स होती हैं और जो पंख होती हैं उनके कारण ही होता है। तैरने के दौरान शरीर को बारी बारी से दोनों तरफ से मोड़ने के लिए पूंछ को एक तरफ से दूसरी तरफ मछली घुमाती है, और एक ऐसा थ्रू तैयार हो जाता है जो कि मछली को आगे की ओर धकेलता है। पूंछ का जो व्यापक होना, यानी कि बहुत विस्तृत होना, रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो मछली की गति है वो इस तरह से आपको दिखाई गई है, देखिए। ये है। और नेक्स्ट अब हम जानेंगे स्नेक के बारे में। तो स्नेक क्या होता है? स्नेक होते हैं सांप, और इनकी गति भी बिल्कुल केंचुए की गति की तरह ही मिलती जुलती है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू चलते हैं। तो आइए हम स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। Snakes have long slender bodies covered with scales, but they do not have legs. Snakes have a long backbone and many thin muscles. They use these muscles and scales to do the walking. This is a slow, creeping, straight movement. A snake does not move in a straight line. It slithers. It uses some of the wide scales on its belly to grip the ground while pushing forward with the others.
It moves in a wavy motion. It cannot move over smooth surface like glass. तो यहाँ पे सांप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सांप जो होते हैं, सांपों का जो शरीर होता है वो पतला होता है और पतले शरीर पर क्या होते हैं, सल्कों से इनका जो शरीर होता है वो ढका होता है। लेकिन जो उनके पैर अगर हम कहें तो उनके पास पैर नहीं होते हैं। सांपों की जो लंबी रीढ़ और कई पतले पतले मसल्स होते हैं जो कि उनको चलने में उनकी मदद करते हैं। इन मसल्स का उपयोग वो चलने के लिए करते हैं और साथ ही चलने जिसे हम रेंगने कहते हैं, रेंगना, ये उनके लिए करते हैं। इनकी चाल कैसी होती है? बहुत ही धीमी होती है, जिसे हम रेंगने वाली गति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सांप की गति को हम क्या कहते हैं? रेंगना। सांप सीधी रेखा में कभी भी नहीं चलता। ये क्या करता है? रेंगता है। ये अपने कुछ चौड़े स्कैल्स जो कि इनके पेट के ठीक नीचे होता है, उसे ये जमीन पर अपनी पकड़ उससे बनाता है जब ये अपने आप को आगे की तरफ धकेलता है। तो इसकी जो गति होती है वो सीधी नहीं होती। रेंगना जिसको हम कहते हैं, ऐसी होती है गति। हम इसकी गति को कह सकते हैं कि लहरदार गति भी इनकी गति को हम कह सकते हैं। ये जो सांप होते हैं ये चिकनी सतह पर बिल्कुल भी नहीं चल पाते, क्योंकि इनकी जो बेली से जो ये ग्राउंड पर अपनी पकड़ बनाते हैं वो चिकनी सतह पर पकड़ नहीं बन पाती है और इसी वजह से ये चिकनी सतह पर नहीं चल पाते हैं। A snake braces the back portion of its body while pushing and extending the front portion. Then it drops the front portion of its body, strengthens and pulls the back portion along. It is almost as if it throws itself forward. The snake's body curves into many loops. Each loops of the snake give it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast but not in a straight line. तो जो सांप होते हैं ये अपने पिछले हिस्से को आगे की ओर धकेलते हैं और फैलाते हुए अपने शरीर के पिछले हिस्से को लगभग इस तरह से खींचते हैं जैसे कि वह खुद ही को आगे की तरफ बढ़ा रहे हों। सांप का शरीर कई फंदों में मुड़ा हुआ होता है। सांप का प्रत्येक फंदा उसे जमीन पर दबाकर आगे की तरफ धकेलता है। चूँकि उसका जो लंबा शरीर होता है उसमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं और जो प्रत्येक जो लूप्स होते हैं वो उन्हें धक्का देता है, जिसकी वजह से सांप आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन वो सीधी रेखा में कभी नहीं चल पाता, वो रेंगता हुआ चलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सीधी गति में नहीं चलता। ये कैसे चलता है? ये रेंगता हुआ चलता है। तो यहाँ पर हमने सांप के बारे में भी पढ़ लिया और आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और दोबारा से इस चैप्टर को, इसके पार्ट 1 को भी अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देखें। और ये है हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।